अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए, अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहाँ बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित, क्या बात है, बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है, पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित
आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहाँ आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इससे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल! अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ! अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही
चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी, इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ, और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। महावीर अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाहर प्राणी पक्षियों की रोने की आवाजें आ रही थी। काली रात का वो वातावरण अमावस की वजह से बहुत भयानक महसूस हो रहा था, पर महावीर चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब महावीर उठा तो उसे तेज और गंदी बदबू आने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने अपनी आंखों को रगड़कर ठीक से देखा तो वो डर गया। घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और वो कोई मामूली कचरा नहीं था। उससे निकलने वाली बू किसी आदमी की जान ले सकती थी। ये सब क्या है? ये इतना कचरा मेरे घर में कैसे आया? ये जरूर किसी की गंदी हरकत है। इनको अभी सबक सिखाता हूँ। साधु, ए साधु, जल्दी इधर आओ। महावीर की पुकार सुनकर साधु भागता हुआ आया। साधु महावीर का बहुत पुराना और वफादार नौकर था। साधु भी ये सब कचरे को देखकर डर गया। साधु, ये सब क्या है? ये गंदगी किसने फैलाई है यहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं सर।
मैं तो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया था। फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी सुबह यहाँ आया हूँ मैं। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हें ये गंदी बदबू नहीं आई? मेरी तो जान निकल जा रही है इस बदबू से। नहीं सर, आई थी, पर मुझे लगा ये बदबू मेरे शरीर से आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी ऐसी ही बदबू आती रहती है। ठीक है, इस कचरे को जल्दी से साफ करो। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना कल से नौकरी पर मत आना। जी सर, अभी करता हूँ। महावीर बिना नहाए अपने घर से चला गया। साधु ने पूरा घर साफ करके पहले जैसा कर दिया। महावीर फिर अगली रात सोने के लिए चला गया, पर सुबह जब वो उठा तो डर के मारे कांपने लगा। आज कल से भी ज्यादा कचरा और गंदी बदबू आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर में हो क्या रहा है। उसने साधु को घर फिर से साफ करने के लिए बोला और बिना नहाए कंपनी चला गया। महावीर जब अपनी कंपनी पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी का सारा कचरा पिछले 2 दिनों से गायब हो रहा है। महावीर ने कंपनी के हर एक आदमी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। कचरे के अचानक गायब होने की वजह से कंपनी का हर एक आदमी और महावीर डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता चला कि कंपनी का सारा कचरा कोई मेरे घर में डाल रहा है तो सब और भी ज्यादा डर जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक दिन महावीर थका हारा घर आया और बिना बैठे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। उसे पानी की टेस्ट कुछ अजीब लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस पानी में बहुत सारा कचरा है। ये तो हद हो गई। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। साधु, ए साधु! साधु हाथ का काम छोड़कर भागते हुए महावीर के पास आया। क्या हुआ सर? ये पानी इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने इसमें अपना हाथ डाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि घर के सभी नलों में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। ये बात अब हाथ से निकलती जा रही है। दिखाओ मुझे। साधु ने एक नल चालू करके महावीर को दिखाया। वहां से लगभग काला पानी आ रहा था। महावीर उस पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। महावीर ने वो गंदा पानी पी लिया था। उसकी वजह से वो अगले दिन ही बीमार पड़ गया। महावीर के बीमार पड़ने के बाद घर में कचरा और गंदा पानी तेजी से आने लगा। साधु भी रोज घर की साफ सफाई करके थक जाता था, इसीलिए उसने भी कचरा साफ करना बंद कर दिया था। बहुत दिन हो गए, महावीर ठीक नहीं हो रहा था। साधु भी घर साफ नहीं कर रहा था, पर महावीर उसे कुछ नहीं कह पाता। एक रात महावीर अपने कमरे में आराम कर रहा था। साधु अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था। तभी महावीर को किसी चीज की आवाज आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद वो आवाज तेज होने लगी। जो बदबू उसे सुबह उठने के साथ आती थी, वो उसे अभी आने लगी। लगता है कोई कचरा फेंक रहा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। महावीर की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इसी वजह से वो दूसरे कमरे में गया। उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
क्योंकि वो जो देख रहा था शायद ही कोई देख पाता। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आत्माएं हवा में उड़ती हुई पूरे घर में कचरा फेंक रही थी। उसे अचानक बगल से पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक आत्मा पाइप पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसकी वजह से नल का पानी गंदा हो रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल पाई। चुपचाप वहां से वो बाहर आया और घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ आत्माओं का वास हो चुका था और वो सारे घर में कचरा फेंक रही थी। उसकी आवाज से एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। वो और भी ज्यादा डर गया और पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा, पर महावीर बीमारी के कारण कमजोर था। इसीलिए एक आदमी के आत्मा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बिगाड़ा है। तुम्हारी वजह से बहुत से गांव खत्म होने की कगार पर है। मतलब यही कि तुम हत्यारे हो। तुमने और तुम्हारी कंपनी ने बहुत सी हत्याएं की है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के बीचों बीच नदी बहती थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पर जब से तुम्हारी कंपनी ने उस नदी में जहरीला पानी छोड़ना शुरू किया, तब से हमारे गांव में लोग मरने लगे। बच्चे कुपोषित पैदा होने लगे। आज भी वहाँ गांव की माएं अपने बच्चों को वो जहरीला पानी पिलाती है। जब तक तुम जिंदा हो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी आत्मा ने उसका मुंह खोलकर उसे गंदा पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी पीकर उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ने लगा। दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कचरा फेंकना शुरू किया। इतना कचरा फेंका कि वो दिखना बंद हो गया। वो गंदा पानी पीने की वजह से और उस कचरे की गंदी बदबू के कारण महावीर की वहीं पर मौत हो गई। गांव के भूतों ने कंपनी में जाकर मैनेजर को भी डराया। उस दिन से कंपनी ने गंदा पानी नदी में छोड़ना बंद कर दिया। बेचारे भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव को भी अच्छा पानी पीने मिल गया। अरे कौशल्या, खोल दे घूंघट। यहाँ कौन सा तुम्हारा मर्द आने वाला है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? नहीं, ब्याह कर आई हो क्या? खोलो ना। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? लेकिन हम तो आज तुम्हारा मुखड़ा देख कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर उसने कौशल्या का घूंघट खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कौशल्या कोई नई नवेली दुल्हन न थी। वो थी एक जली हुई भूतनी। मना किया था ना? अपनी मौत को बुलाने की इतनी जल्दी थी तुझे? तो ये ले, मर। कौशल्या ने आटा पिसवाने के लिए साथ आई, अपनी उस सखी का गला दबाया और देखते ही देखते उस सुनसान मोड़ पर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी शुरू होती है अजमेर गांव से। अजमेर बिजली के तारों से दूर एक पहाड़ी इलाके में बसा हुआ छोटा सा गांव था। गांव
पहाड़ पर था, इसलिए ना तो वहां पर खेती होती थी और ना ही कोई उद्योग। माँ, माँ, माँ जी पड़ोस के घर गई हैं। तुम ये घूंघट हटाओ पहले। पहले वादा कीजिए, शहर से जल्दी आएंगे। अरे वादा रहा। और हमारे लिए क्या लाएंगे? जो तुम कहो। कमल की बात सुनकर खुश गीता घूंघट उठाने लगी। तभी उसकी सांस मालती वहां पहुंची। बेटा कमल, तुम गए नहीं? हाँ माँ, बस अभी निकल ही रहा था। माँ के पैर छूकर कमल अपना बक्सा उठाकर वहां से निकल गया। गीता, याद है ना मैंने क्या कहा था? पड़ोस के गांव से आटा पिसवा कर लाना है। जी माँ जी, हमारे गांव में बिजली कब आएगी? राम जाने कब आएगी। तू जल्दी जा और शाम से पहले आ जाना। सुनसान रास्ता है, जरा ध्यान रखना। गीता की सांस पड़ोस के घर जाने निकल गई। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गीता अजमेर गांव में नई ब्याह कर आई थी। 4 दिन संग साथ बिताकर उसका पति कमल शहर रवाना हुआ था और घर की सारी बागडोर गीता के मत्थे मारकर सांस मालती भी मजे फरमा रही थी। आटा पिसवाने जरूर जाऊंगी, लेकिन एक झपकी के बाद। गीता दरवाजा बंद करके सो गई। दोपहर हो गई और गीता सपने में खो गई। सपने में उसने घर का अंधेरा कमरा देखा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की चक्की थी। गीता, गीता! किसी के पुकारने से गीता की आंख खुली। अरे रुको, आ रहे हैं। हाय राम, लगता है दोपहर हो गई। गीता अनाज का डिब्बा उठाकर आंगन में आई तो आंगन में घूंघट ओढ़कर एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं शीला मौसी की बहू हूँ। मुझे तुम्हारी सास ने भेजा है। चलो, हाँ चलते हैं। पहले घूंघट तो उठाओ, बाद में। मुझे शर्म आ रही है। शर्मा रही हो? लगता है मुझसे भी ज्यादा शर्मीली हो तुम। फिर दोनों सुनसान रास्ते से पड़ोस के गांव निकल पड़ी। जानती हो कौशल्या, मैंने नींद में एक सपना देखा। गीता कौशल्या से बात तो कर रही थी, लेकिन कौशल्या का ध्यान नहीं था। वो तेज रफ्तार से चल रही थी। अरे जरा धीरे चलो ना। पैरों में चक्की लगी है क्या तुम्हारे? जानती हो, सपना भी हमने चक्की का ही देखा, खुफिया चक्की। चलते चलते अचानक एक मोड़ पर आकर कौशल्या रुक गई। चलो अच्छा हुआ रुक गई। अब घूंघट उठाकर अपना चेहरा तो दिखाओ। लेकिन कौशल्या ने मानो सुना ही ना हो। वो किसी खंबे की तरह बस खड़ी रह गई। कौशल्या, हम क्या कह रहे हैं? कौशल्या! कौशल्या टस से मस नहीं हो रही थी। गीता थोड़ी सी डर गई। वो दबे पांव कौशल्या के पास गई और उसने उसका घूंघट उठाया, लेकिन कौशल्या का कोई चेहरा ही नहीं था। गीता जोर से चीख पड़ी। तभी उसके पीछे से किसी ने उससे जगाया। गीता, अरे क्या हुआ? गीता ने पीछे देखा तो पीछे कौशल्या थी। क्या हुआ? तुम यहाँ? हाँ, कब से कह रहे हैं धीरे चलो, धीरे चलो। लगता है सपना था। चलो, अब जल्दी चलो, दोपहर भी ढल गई है। इस पर गीता कुछ बोल ही नहीं पाई। इस कदर भरमाई थी कि घूंघट की बात भी भूल गई। शाम को 7 बजे थक हार कर गीता घर आई। उसे लगा सांस ने रसोई की तैयारी कर ली होगी, लेकिन सांस तो घर में थी ही नहीं। ये लो, आटा भी मैं ही पीसूं और चूल्हे के सामने भी मैं ही जाऊं। तभी अचानक उसे दोपहर का वो सपना याद आया। आज सपने में वो चक्की देखी थी। कहीं वो सपना सच निकला तो? गीता घर में वो अंधेरा कमरा ढूंढने लगी। उनका घर पुरखों का एक बड़ा कोठियों वाला मकान था।
लेकिन तेज गीता को वो अंधेरी कोठी ढूंढने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा। हाथ में लालटेन लेकर गीता ने कमरा खोला तो सच में अंदर एक चक्की थी। हाय दया, मरी मेरी सास। घर में चक्की होने के बावजूद भी मुझे इतनी दूर भेजा। आगे से पूरा आटा इसी से पिसवाऊंगी। तभी अचानक खिड़की से उसने एक औरत को भागते हुए देखा। कौन है? कौन है वहाँ? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन कमल का संदेशा लेकर एक मजदूर आया। अरे गीता, देखो तो ये बिरजू क्या कह रहा है। कमल कल घर आने वाला है। मैं शीला को बताकर आती हूँ। उसका राजू भी तो आएगा ना। ऐसा कहकर सांस फिर से पड़ोसन के पास भाग गई। लेकिन इस बार गीता बिल्कुल नाराज नहीं थी, उल्टा खबर के कारण झूम रही थी। सोचा था ये आएंगे तो बेसन के लड्डू बनाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, तभी तो कुछ मिलेगा। फिर गीता ने चने की दाल ली और वो अंधेरी कोठी की तरफ निकल पड़ी। दोपहर का समय था, बाहर तेज धूप थी, लेकिन जैसे जैसे गीता कोठी की तरफ अपना कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उस बरसों पुराने मकान पर काली घटा छा रही थी, मानो कोठी के अंदर पूरा अंधेरा छा गया हो। लेकिन अपने पिया की आस में पागल गीता को इस बदलाव की खबर तक न थी। जैसे ही उसने कोठी का दरवाजा खोला, अंदर एक औरत हाथ में लालटेन लेकर खड़ी थी। उसे देखकर गीता एकदम से जाग गई, मानो अब तक वो नींद में थी। कौन हो तुम? फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। तुम कौशल्या हो ना? उस दिन भी मैंने तुम्हें बाहर भागते हुए देखा। क्यों, डरा रही थी ना मुझे? औरत एकदम जोर जोर से हंसने लगी। उस खंडहर मकान में उसकी हंसी बिजली की तरह गूंज उठी। हाँ री पागल, मैं कौशल्या हूँ। उस दिन तुमने मुझे चक्की का सपना बताया तो मैं भी भागी भागी देखने आई। उसकी बात सुनकर गीता और ज्यादा सोच में पड़ गई। चक्की के पास हाथ में लालटेन लेकर कमरे के बीचों बीच खड़ी थी कौशल्या। लेकिन उस दिन तो तुम... छोड़ो, जब से मैं यहाँ आई हूँ समझ नहीं आ रहा कि क्या झूठ है और क्या सच है। पता है, मैं इनके लिए लड्डू बना रही हूँ। मैं भी, इन्हें भी बहुत पसंद है। चलो आओ, बैठते हैं। ऐसा कहकर दोनों भी चक्की के पास बैठ गई। गीता ने दाल डाली और चक्की घुमाई। अचानक चक्की से काली काली बड़ी बड़ी छिपकलियां निकलने लगी। यूं तो गीता छिपकली देखते ही चीखने वाली औरत थी, लेकिन कौशल्या ने गीता को अपनी बातों में ऐसे उलझा रखा था कि नीचे की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल न था। वो दाल डाल रही थी तो चक्की से छिपकलियां निकल रही थी। हाय राम, इतना घना अंधेरा, इससे पहले तो कभी ऐसा ना हुआ। और अचानक मालती जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसका पूरा घर छिपकलियों से भर गया था। वो फौरन घर के अंदर उस कोठी की तरफ भागी जहां गीता बैठी थी। मालती ने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। गीता एक भयानक जली हुई भूतनी के पास बैठी थी और दोनों मिलकर छिपकलियां पीस रहे थे। हाय राम, ये क्या अघोर देख रही हूँ मैं। मालती वहां से सीधा पंडित के घर भागी। इधर गीता को भनक तक नहीं थी। कौशल्या ने उसे ऐसा वश में किया था कि वो छिपकलियां उठा उठा कर वापस चक्की में डाल रही थी। देख गीता, मैंने कभी किसी के सामने अपना घूंघट नहीं खोला, अपने पति के सामने भी नहीं। पहली तू है जिसके सामने मैंने अपना घूंघट सरकाया है। देख, मरने से पहले मेरा जला हुआ मुंह देख। मैंने देख लिया, अब मैं मरना चाहती हूँ। मारो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। गीता ऐसी बड़बड़ा रही थी मानो जैसे कि वो नींद में हो। तभी अचानक गीता उठी। कहाँ जा रही हो?
दरवाजा बंद करके आती हूँ। ऐसा कहकर गीता उठी और दरवाजे के पास गई। जैसे ही दरवाजे के पास वो गई, मालती ने उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही गीता बाहर निकल आई, पंडित उस काली कोठी में गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पंडित, कौसल्या, मैं तुम्हें बाहर तलाश रहा था और तू मेरे गांव में डेरा डालकर बैठी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर पंडित पर उसने छलांग मारी। पंडित सावधानी से हट गया और हाथ में भस्म लेकर उसने मंत्र पढ़े। मंत्रोच्चारण से धीरे धीरे कौसल्या का भूत वश में आने लगा। पंडित भस्म उस पर फेंकने ही वाला था कि तभी अचानक कौसल्या का भूत खिड़की से छलांग मारकर गायब हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? फिर पंडित ने वो भस्म कमरे में चारों तरफ फैला दिया। पंडित बाहर आया। गीता, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बाबा। कौन थी ये? ये वही है, कौसल्या, तुम्हारी सखी। मुझे तो इसने कहा था कि ये शीला मौसी की बहू है। अरे बहू, शीला की बहू तो कब से मायके गई है। मालती, कौसल्या पड़ोस के गांव की बहू है जो बहुत साल पहले जलकर मर गई थी। लेकिन क्यों? आवेश में आकर। बेचारी ने बड़े ही प्यार से मायके से चक्की लाई थी। उसकी सांस ने बाहर फेंक दी तो इस पागल ने आवेश में आकर खुद को ही जला डाला। तब से ये ऐसे ही भटक रही है। नई ब्याह कर आई बहू के घर चक्की रखाती है और फिर चक्की के साथ साथ पूरा खानदान पीस कर ही दम लेती है। वो कुछ भी हो, मेरे घर का खतरा तो टला ना बाबा। नहीं, खतरा अभी टला नहीं है। वो शातिर खिड़की से भाग गई, दोबारा आ भी सकती है। मैं सुबह आकर समस्या का समूल निवारण करूंगा। तुम आज रात हो सके तो शीला के घर सो जाना, लेकिन भूल कर भी ये दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर पंडित जी ने दरवाजा बंद किया और कुंडी पर एक बंधन बांध दिया। चलो बहू, शीला के घर चलो, वहीं खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसा कहकर मालती भी गीता को लेकर शीला के घर निकल गई। आधी रात हो चुकी थी। पास में मालती खर्राटे मार रही थी, लेकिन गीता को कहाँ नींद आए। वो तो कौसल्या के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कमल की प्यारी सी आवाज सुनाई दी। गीता, अरे ओ गीता, देखो हम तुम्हारे लिए शहर से काल आए हैं। अरे, ये तो उनकी आवाज है। हाँ जी, आई। पति मिलन की आस में गीता बाहर भागी तो ठीक उसके ही आंगन में कमल बैठा था। ए जी, आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे ना? ऐसा कहकर गीता कमल से लिपट गई। अरे हम जानत हैं हमारी लुगाई पर का बीती, इसलिए आखिरी गाड़ी पकड़ के आए। देखो हम तुम्हारे लिए का लेकर आए हैं। गीता ने देखा कमल के हाथ में चमचमाती पायल थी जो उस घने अंधेरे में भी रोशन हो रही थी। यहाँ नहीं, अंदर चलिए। फिर क्या, गीता कमल के साथ अंदर उस कोठी तक चली गई जिस पर पंडित ने बंधन बांधा था। अब बस भी कीजिए, पहनाइए ना। हमने आपके लिए लड्डू बनाया है और आप पायल भी नहीं पहना रहे हैं। चल झूठी। अरे बाबा सच, ये देखिए, यहाँ इस कोठी में हमने दाल भी पीसी थी। ऐसा कहकर आवेश में गीता ने कोठी का दरवाजा धकेला तो पंडित का काम चलाओ बंधन भी टूट गया। गीता अंदर कमरे में गई और जैसे ही उसने पीछे देखा, ना तो कमल था ना कोई पायल। उसके सामने खड़ा था कौसल्या का जला हुआ भूत। गीता चिल्लाई
तभी पीछे से पंडित और मालती आ गए। मालती ने झट से गीता को पीछे खींच लिया। तू फिर से आ गया पंडित। मैं जानता था तू फिर आएगी, लेकिन मैं गया नहीं था, बस जाने का नाटक किया था। ऐसा कहकर पंडित ने एक तेजस्वी छुरा निकाला और कौशल्या का भूत कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसके पेट में घुसा दिया। कौशल्या का भूत तड़पने लगा और देखते ही देखते उसने आग पकड़ ली। इस प्रकार कौशल्या का भूत पंडित की तप की आग में जलकर भस्म हुआ और गीता के घर से खुफिया चक्की का प्रकोप भी दूर हो गया। अमन अपने घर में बैठा नेहा और अमित का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसका घर खरीद रहे थे और आज वो घर देखने के लिए आने वाले थे। आज मैं इस घर को बेच ही दूंगा, भले ही आधे दाम में बेचना पड़े। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो दोनों घर देखने लगते हैं, तभी नेहा नोटिस करती है कि घर के सारे शीशों पर काली पन्नी लगी हुई है। वो जैसे ही उस पन्नी को हटाने वाली होती है, अमन एकदम से उसको रोक देता है। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ शीशों को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। अच्छा, सॉरी। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। अमित को वो घर पसंद आ जाता है। वो एक चेक साइन करके देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेन लेकर आता हूँ। अमन पेन लेने चला जाता है। इधर नेहा से रहा नहीं जाता और वो जिज्ञासा में आकर एक शीशे की काली पन्नी को थोड़ा सा हटाकर शीशे को देख लेती है। फिलहाल उन लोगों की डील हो जाती है और अमित और नेहा चले जाते हैं। अमन को नहीं पता था कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे आ चुकी है। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाती है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुम बाहर कैसे आई? चुड़ैल एक झटके में ही अमन की गर्दन तोड़ देती है और उसे अपने साथ शीशे के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और नेहा आते हैं। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा सुमित भी था। वो अपना सामान सेट करते हैं और वहां रहने लगते हैं। मम्मी, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा घर है। और मिल भी अच्छे दाम में गया, क्यों नेहा? सुमित बॉल से खेल रहा होता है, तभी अचानक वो बॉल उसके कमरे के शीशे पर जाकर लगती है, जिससे उसकी काली पन्नी निकल जाती है और बॉल शीशे के अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमित बहुत हैरान होता है और वो शीशे की तरफ बढ़ता है। उसे शीशे में अपने जैसा ही एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बॉल होती है। सुमित को कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुमित शीशे के पास पहुंच जाता है और उसको छूने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नेहा आ जाती है। सुमित, चलो अब नहाओ चलकर, बहुत देर खेल लिए। और कमरा क्या कोई खेलने की जगह है? खेलना हुआ करे तो बाहर खेला करो। सुमित एकदम से झिझक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। वो वापस मुड़कर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल होता है और उसकी बॉल शीशे के आगे ही पड़ी होती है। वो बॉल उठाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तो अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो उठता है और खिड़की के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाता है। खिड़की के बाहर नेहा खड़ी होती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके सर से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल रही थी, जो अमित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में कांच है ना? रुको, मैं बाहर आता हूँ। अमित ये बोलकर जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि बेड पर नेहा पहले से ही लेटी हुई है। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर खड़ी नेहा को देखता है। वो उसे वहां से भागने का इशारा कर रही थी। अमित जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है
तो बेड पर लेटी नेहा एक झटके में उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती और अमित को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देती है। ये सब क्या था? वो कौन थी? तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलो सुमित को लेकर आते हैं, वरना वो चुड़ैल हमारे सुमित के साथ पता नहीं क्या करेगी। अरे हाँ, सुमित तो अंदर ही है। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें सुमित कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बदहवास होकर मदद के लिए रोड पर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित मिलता है और वो कहता है, तुम लोग उस बड़े से घर में रहते हो ना? हाँ, पर हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा बेटा काली शक्तियों के कब्जे में होगा क्योंकि वो घर शापित है। क्या? हाँ, उस घर के मालिक अमन की पत्नी तंत्र विद्या जानती थी और उसने बेटे के लालच में अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उस बेटी की आत्मा ने अपनी माँ को भी मार डाला। तब से वो दो आत्माएं उस घर में हैं। हालांकि मैंने उनको मुर्दों की दुनिया में कैद कर दिया था, जिसका रास्ता शीशों से होकर जाता है, पर अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। पर अब हम क्या करें? तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने बेटे को लेकर आना पड़ेगा, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को हर हाल में लेकर आऊंगी। अब वो लोग वापस घर में जाते हैं और पंडित पूजा पाठ करना शुरू करता है। नेहा मर्दों की दुनिया में जाती है जहां उसे अपना बेटा सुमित खेलता हुआ नजर आता है। वो उसे चुपके से बुलाती है और उसे वापस लेकर अपनी दुनिया में आने लगती है, पर यह बात वहां मौजूद आत्माओं को पता चल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन नेहा फिर भी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, पर उसी के साथ कई सारी आत्माएं भी उनकी दुनिया में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? उन आत्माओं को गुस्सा आ गया है कि कोई उनकी दुनिया में आकर उनसे जीत कर आ गया। पंडित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आत्मा पंडित को उठाकर एक दीवार पर दे मारती है। अमित और नेहा का भी यही हाल होता है। वो आत्माएं सुमित को पकड़ने लगती हैं, पर तभी सुमित और नेहा बीच में आ जाते हैं। सुमित को मैं बचाता हूँ। तुम लोग सारे शीशे इकट्ठा करके एक जगह पर लाओ। आज मैं इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अमित और नेहा सारे शीशे इकट्ठा करने लगते हैं और इस दौरान पंडित सुमित को बचाने में लगा रहता है, जिस कारण वो आत्माएं उसे बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। शीशों के इकट्ठा होते ही पंडित उन पर गंगा जल छिड़कता है और रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष उन शीशों पर डालने लगता है, जिससे वो शीशे टूटने लगते हैं। सुमित बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, पापा बचाओ। तू रो मत मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्माएं सबको चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शीशों पर गंगा जल और रुद्राक्ष पड़ने से वो बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो उनकी दुनिया का रास्ता था। फिर जब शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उसी के साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। अब मुर्दों की दुनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। पर फिर भी तुम लोग अब आज के बाद कभी अपने घर में कोई आईना या शीशा मत लगाना। जी पंडित जी। घर में लगाना तो दूर की बात है, मैं तो आज के बाद कभी कोई शीशा देखूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।